चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक, अब यहां पे आता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ? द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इटीसी आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसको हम लोग लैब में नहीं बना सकते, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द सोर्सेज ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, वहां से मिलेगा। ये किसने बोला? ये कहा था बर्जीलियस ने। किसने? बर्जीलियस ने। और ये बात है तुम्हारा 1815। कब की बात है ये? 1815। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में नहीं बना सकते। इसी को बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलोगे? वाइटल फोर्स थ्योरी। हु प्रपोज वाइटल फोर्स थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज बाय बर्जीलियस इन 1815। इसका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लैब में नहीं बना सकते। ठीक है ना? उसके बाद ये दौर खत्म हुआ, अब दौर आया 1828। 1828 में क्या हुआ? एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। ये कौन किया था? एफ वूलर ने। किसने? एफ वूलर ने इन 1828, 1828 में। एफ वूलर, एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। ये एफ वूलर जो है तुम्हारा बर्जीलियस का ही स्टूडेंट था। इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब में बना सकते हैं। तो ये कह सकते हो 1828 से पहले जो केमिस्ट्री जा रही थी ऑर्गेनिक, खास के वो था डार्क एज में, मतलब डार्क में जा रहा था, समझो कि पता ही नहीं था कि क्या होगा आगे। तो जब ये थ्योरी का एंड हुआ, वाइटल फोर्स थ्योरी का जब एंड हुआ, तो पता क्या चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब, और इसको सबसे पहले बनाया था एफ वूलर ने इन 1828। यानी यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, दैट वाज यूरिया। ये किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट से। किससे बनाई गई? अमोनियम साइनेट। फिर क्या था? उसके बाद तुम्हारा कोल्बे ने बनाया एसिटिक एसिड, बैक्थरोन ने बनाया मीथेन, हेनेल ने बनाया इथाइल अल्कोहल। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग थे, फिर वो इस मैदान में कूद गया कंपाउंड्स को लैब में बनाने के लिए। ठीक, अब अगर हम कंपेयर करते हैं कि ये जो कार्बन को हम कहते हैं वर्सेटाइल एलिमेंट, कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों कहा जाता है? अगर सपोज करो हम इस कार्बन का कंपेयर सल्फर से करते हैं, कार्बन वर्सेस सल्फर, तो जहां सल्फर के 50,000 कंपाउंड हैं लगभग, तो वहीं पे कार्बन के मिलियन कंपाउंड्स हैं। तो यहां पे सवाल क्या राइज होता है कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अगर तुमको एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड में कि कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर कंपाउंड क्यों बनाता है, या व्हाई कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट, कार्बन कितने सारे कंपाउंड्स क्यों होते हैं, तो इसके सपोर्ट में हम 2-3 स्टेटमेंट दे सकते हैं। हायर क्लासेस में जब जाओगे तो 8-10 स्टेटमेंट है इसका। क्लास 10 में हम 2-3 स्टेटमेंट दे सकते हैं। पहला स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कैटिनेशन, यानी ये किस क्वेश्चन का आंसर है? व्हाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो सबसे पहला रीजन है हमारा कैटिनेशन। इस कैटिनेशन को हम लोग बोलते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन। अब देखो यार, जैसे पीरियोडिक टेबल में जो 14th ग्रुप एलिमेंट्स है, 14 ग्रुप, उस 14 ग्रुप में आता है कार्बन, सिलिकॉन, ये सब एक ही ग्रुप का मेंबर है। तो यहां पर 2 बातें याद रखना है। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब हुआ तुमको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज नोन एज कैटिनेशन, उसको हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरह का आए, जैसे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है,
18 ग्रुप में एक ग्रुप 14 ग्रुप है, 14 ग्रुप। अगर पूछा जाता है कि विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैज द हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी, तो यू कैन पिक आउट ऑन 14th ग्रुप। 14th ग्रुप। अगर 14th ग्रुप नहीं है, इसको हम लोग 4th A के नाम से भी जाना जाता है। 4th A कह सकते हो या 14 ग्रुप कह सकते हो, 14th ग्रुप। तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी 14 ग्रुप में होती है, क्योंकि 14 ग्रुप में 14 ग्रुप में कार्बन भी आता है। कार्बन के बाद सिलिकॉन का नंबर है, फास्फोरस भी बना सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है कैटिनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा कार्बन में होती है। तो कैटिनेशन की डेफिनेशन क्या समझ में आई, ये दिमाग में रखना है, नॉट ओनली टेंडेंसी पूरी केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन के अंदर होती है। हाँ, ये कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट टेंडेंसी कार्बन के बाद कार्बन के पास होती है। क्लियर है। और कार्बन जिस ग्रुप में है, इसी वजह से कह सकते हो कि 14 ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है। तो अब कैटिनेशन का मतलब क्या हुआ, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम या कार्बन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। अब यहां पे क्या है, कैटिनेशन में बी स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन। स्ट्रेट चेन ये हो गया तुम्हारे सामने, दैट इज द स्ट्रेट चेन। जो ये है, ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। और दूसरा अगर हम इस तरह से बना सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ब्रांच चेन। ये हमारा क्या है, ब्रांच चेन है। और इस तरह से अगर बना सकते हो दिस वन, तो इसको कह सकते हो क्लोज चेन। इसको क्या कह सकते हो, क्लोज चेन। ये क्लोज चेन है, इसको हम ऐसे ही बना सकते हो। ये हमारा बॉन्ड लाइन है, ये ऐसे ही बना सकते हो। ये हमारा ब्रांच चेन। मतलब कैटिनेशन में भी स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन। तो कैटिनेशन के ब्रांच स्टेट में होने की वजह से, क्लोज होने की वजह से भी कार्बन के कंपाउंड की संख्या, उसके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे मान लो ब्यूटेन है, ब्यूटेन जो है हमारा, तो ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन है हमारा CH3 CH2 CH2 CH3, दैट इज द फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अगर मैं इसी ब्यूटेन में कुछ इस तरह से कर देंगे हम, तो क्या हुआ, फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई, नाम ही चेंज हो गया। अब ये ऊपर वाला है नॉर्मल ब्यूटेन, नीचे वाला क्या है, आइसोब्यूटेन। दोनों की प्रॉपर्टीज सेम हो गई, ये डिफरेंट हो गई, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गया। तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया, तो एक नंबर इसके और बढ़ गए। अगर तुम बात करते हो डीकेन की, डीकेन C10H22 जो कि एल्केन का 10वां मेंबर है, ये 75 आइसोमर देता है, 75 आइसोमर से देते हैं। तो हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे 11 12 में, उसका फॉर्मूला है नीट लेवल में, ठीक है। उसके फॉर्मूले से पता है उसमें क्या होता है। 75 स्ट्रक्चर हम लिखते नहीं है, एक दो स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है, इसलिए क्लास 10th में दे दिया गया है। पेंटेन का स्ट्रक्चर लिख लो, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिख लो। तो पहला टेंडेंसी क्या हो गया, पहली प्रॉपर्टीज, उसका रीजन क्या हो गया, पहला कैटिनेशन। दूसरा रीजन होता है इसका मल्टीपल बॉन्ड। दूसरा हमें देना है मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड में हम लिखेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद होता है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड, इसका होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। नहीं सुना है, 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻। अरे भाई ये सब वैल्यू याद कर लो, अभी 11th में काम आएगा। अगर मान लो 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे, जहां पर तुमको लैम्डा निकालना, लैम्डा इक्वल टू सी बाय म्यू, लैम्डा इक्वल टू सी बाय म्यू। सी क्या है वेलोसिटी, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। ये सारे न्यूमेरिकल में लैम्डा की वैल्यू में जो वैल्यू होता है वो नैनोमीटर में गिवन होता है, पिकोमीटर में गिवन होता है, फर्मी में गिवन होता है, माइक्रोन में गिवन होता है। और 1 माइक्रोन होगा 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। नहीं पढ़ा है, वही फर्मी, एनरिको फर्मी क्या बनाया, न्यूक्लियर रिएक्टर, कब, 2 दिसंबर 1942। आ जाओ इधर, तुम नहीं लोगे, कोई और ले लेना, यूट्यूब पे जिसको जरूरत पड़ेगी इसकी। आगे है टेट्रावैलेंसी, टेट्रा
क्या है तुम्हारा? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी में क्या है? अब यहां गौर करो, टेट्रा वैलेंसी का भी अपना एक इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इसमें केमिस्ट्री में तुम्हारा टेट्रा वैलेंसी। व्हाट इज द रीजन? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो तुमको टिक लगाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर। कहां पे टिक लगेगा? मोस्टली कोवेलेंट, मतलब कार्बन के कंपाउंड कोवेलेंट क्यों होते हैं, या कार्बन के पास शेयरिंग करने की क्षमता क्यों होती है। तो ये याद रखना। एक और होता है आइसोमेरिज्म, या इसको तुम कह सकते हो आइसोमेरिज्म। तो यहां पे तुमको क्या करना है, अपने सपोर्ट में तुमको क्या करना है, यहां पे 3-4 आंसर दोगे। क्या क्या आंसर दोगे मैं बता रहा हूं, अभी समझना। क्या क्या आंसर दोगे देखना पड़ेगा। अगर पेपर में पूछे व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक, आंसर कैसे लिखना है? आंसर लिखने का तरीका मुंह उठा के नहीं लिखना है आंसर। कुछ लोग मुंह उठा के बिना बिस्मिल्लाह के हाथ पैर धोए शुरू कर देता, ऐसे लोगों को मार्क्स नहीं आते। लिखना है कि कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। सबसे फर्स्ट रीजन इज कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन कार्बन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। कैटिनेशन में भी स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन, ठीक है ना। तो आगे स्ट्रेट चेन अभी मैंने दिखाया वो लिख दे रहा है, क्लोज ब्रांच चेन और क्लोज चेन। नंबर 2 क्या है तुम्हारा? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड ये हो गया, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड हो गया। तीसरा क्या हो गया? टेट्रा वैलेंसी। चौथा क्या हुआ? आइसोमेरिज्म। गॉट इट? ये 4 पॉइंट भी अगर दे देते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो पहले क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो फटाफट। आया? बहुत बच्चे भगवान जी का इशारा। हो गया आंसर? जल्दी बताओ फटाफट, कितने आंसर होगा बताना फटाफट। क्या क्या हुआ? 4। कैटिनेशन, अब कैटिनेशन में भी 3 स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन। दूसरा क्या देना है? मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें अगला है हमारा, अभी हम बताए थे कि कार्बन जो है, कार्बन तुम्हारा कोवैलेंट ही क्यों बनाता है, या कार्बन शेयरिंग ही, मतलब एनसीईआरटी की किताब पढ़ो, वहां पे टेट्रा वैलेंसी गिवन है ना। क्या रीजन टेट्रा वैलेंसी? देखो बोर्ड पे, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 6 और ये पढ़े हो क्या? 1s2 2s2, थोड़ा एडवांस देखो 2p2। ये मैंने किया है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसे बोला जाता है ऑफ-बॉह प्रिंसिपल पे किया है मैंने। किस पे? अबे सबसेल पे क्या है, ऑर्बिटल पे क्या? ऑफ-बॉह प्रिंसिपल। ऑफ-बॉह इज अ जर्मन वर्ड, तो साइंटिस्ट नहीं है, अभी क्लास 11th में पढ़ोगे, तो 9th में नहीं पढ़ा था, पता है तो मैंने। एसपीडीएफ 4 है, एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल। जैसे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो, एल सेल में 8 रखते हो, एम सेल में 18, उसी तरीके से एस ऑर्बिटल में रखना है 2, पी में रखना है 6, डी में रखना है 10 और एफ में रखना है 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, पी का होता है डम्बल, डी का होता है डबल डम्बल, एफ का होता है कॉम्प्लेक्स। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 2, ठीक है। नहीं सर हमने तो ये पढ़ा है, ये पढ़ा है मैंने, ये भी पढ़ो, यही पढ़े हो ना? कुछ और पढ़े? अब देखो यहां पे, ये जो एस ऑर्बिटल होता है, ये होते हैं एक तरह के, सिर्फ एक ही तरह का होता है। एक तरह का मतलब एक टाइप के होते हैं। अब पी ऑर्बिटल होता है, थोड़ा सा यहां पे अगर नहीं समझ में आएगा इंटरप्ट करना। पी ऑर्बिटल होता है 3 तरह का। पी सबसेल कितने तरह का?
तीन तरह के थ्री डायमेंशन होता है ये, थ्री डायमेंशन। अब ये केमिस्ट्री आ जाएगी, हमें नहीं है इतने सालों में, तुमको कहां से आ जाएगी? हमसे अगर कोई पूछता आपको साइंस कितना आता, मैं कहता हूँ 0%। अब तुम अपने आप को देख लो तुम कहाँ हो। कुछ लोग 2 घंटा पढ़ के कहता हम पंडित बन गए। ओहो, पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लूं तो पंडित हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिखना है क्या, 1s, यहाँ लिखना है 2s, और यहाँ पे लिखना है 2px 2py 2pz। यानी कि p ऑर्बिटल होता है 3 तरह का, px py pz। ठीक, अब देखो यहाँ s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी कितने हैं? 2 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी कितने हैं? 2। अब तुम्हारा कहना होगा सर यहां तो आपने एस में 2 कर दिया और वहां आपने पी में, आप ऐसे क्यों नहीं किए? तुम्हारे मन में सवाल आएगा, नहीं पूछोगे नहीं, तुम जाहिल हो ना, तुम थोड़ा पूछोगे, तुम हमसे नहीं पूछ सकते, तुम सिर्फ कमेंट कर सकते हो, पूछ नहीं सकते। अब यहां गौर करना, तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा सर जैसे यहां आपने डाल दिया उसको 1 के में 2 को, यहां काहे नहीं लिया 2? आप तो ऐसे कर दिए, कुछ आपने ऐसे कर दिया। कैसे कर दिया सर आपने? एक आपने px को दे दिया और एक आपने py को दे दिया। हायर क्लास में जाके पढ़ोगे हुंड्स रूल। कौन सा रूल? हुंड्स रूल। हुंड्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरना है, एक एक करके भरना, बाद में पेयर लगाना है। अगर रहता तो पेयर लगाते, नहीं है तो नहीं लगाते, एक एक करके भरना है। अब देखो यहां पे अच्छे से देखो, टेंशन मत लो। तुमने क्या पढ़ा? किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में कितने कौन सा इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन लेता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? 4। अरे कितनी है? 4 है। वेरी गुड। तो 4 कहां है? अरे भैया ये है के शेल और ये है एल शेल। इसकी तो कोई कहानी नहीं है, क्योंकि ये तो 2 को हिस्सा लेगा नहीं। हिस्सा कौन लेगा? वैलेंस शेल। कौन लेगा? वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन लेगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ई 4 को लेगा। अबे कौन लेगा? यही 4 ने जो करेगा, सर पीटेगा अपना ये 4। आगे देखिए 4 कहां है? ये 4 में 2 कहां है? 2s में। 2 कहां है? 2s। अब 2 कहां है? एक px में और एक py में। अबे यही है ना। अब एक बता, अगर किसी को पहले से जोड़ी लग गई, इसका पहले से जोड़ा है कि नहीं है? अरे किसी एक ऑर्बिटल में, खोपड़ी में अच्छे से बैठा लो, किसी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो। किसी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो। यहां बैठा हूं दिमाग के किसी कोने में नहीं रख सकते हो। हुआ क्या? देखो यहां पे आप कहोगे कि सर ये एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है, तो मैंने कहा 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हो। तो कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है? 4। इसमें फ्री कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अरे फ्री कितना? जिसको जोड़ी नहीं लगी वो कितने हैं? 4 है। 4 देखो कितने हैं? 2 ओनली 2 हैं। एक ये सिंगल है और एक सिंगल है। एनी प्रॉब्लम? समझ ना आया? इसको हम, ये जो हमने बनाया है ना, इसको बोला जाता है हुंड्स रूल। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये कौन सा स्टेट है देखो बोर्ड पे? ये है जीएस, ग्राउंड स्टेट। कौन सा? ग्राउंड स्टेट। सुनो, केमिस्ट्री हम क्या कहता है? अगर कोई एटम दूसरा एटम के साथ शेयरिंग करना चाहता है, या अगर कोई एटम दूसरा एटम के साथ मिलकर कोई बॉन्ड बनाना चाहता है, दे शुड मस्ट बी एक्साइटेड। दोनों को एक्साइटेड होना होगा। मान लो कार्बन और हाइड्रोजन बनाना चाह रहा है, मीथेन बनाना चाह रहा है, कार्बन सोया हुआ, हाइड्रोजन जगा हुआ है, बॉन्ड नहीं बनेगी। केमिस्ट्री क्या कर रहा मालूम है?
क्या कह रहा है बताना, दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड होना पड़ेगा, एक्साइटेड। अब समझना है यहाँ पे, अब इसको मैं एक्साइटेड कर रहा हूं, लुक एट द बोर्ड, मुंह बंद रखो, तुम लोग को ज्यादा पढ़ाना खतरे से खाली है। एक्साइटेड स्टेट देख क्या होता है समझना बोर्ड पे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां से इधर समझो, ये इलेक्ट्रॉन और तुम्हारा ये 2s, और यहां पे देखना है ये रहा तुम्हारा 2px। 5% भी समझ में आएगा ना, क्लास आज की सही हो जाएगी। 5% देखिए यहाँ पे क्या होगा, लुक बोर्ड में एल की वैल्यू कितनी है, ये 2। ये कौन सा एन है मालूम है, क्लास 9th में जो पढ़ा है KLMN पढ़ा है, तो n इक्वल टू 1 होता है K सेल के लिए और n इक्वल टू 2 होता है L सेल के लिए। तो यही है L सेल और L सेल। इसका मतलब क्या हुआ, L सेल की दो औलाद है, एक औलाद का नाम है S सबसेल और एक का नाम है P सबसेल। S सबसेल और P सबसेल समझो यहाँ पे बोर्ड पे। इसकी n की वैल्यू कितनी है 2, इसकी भी n की वैल्यू कितनी है 2। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों डीजेनरेसी दोनों किससे निकला है, L और L सेल से। किससे निकला, अच्छे से बोलना, L सेल से निकला है दोनों। अब देख क्या होगा, इधर देखो, जब ये एक्साइटेड होगा, जब बॉन्ड बनाने की बात आएगी, तो S ऑर्बिटल में ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से क्या करेगा, जंप करेगा। कहां पे, PZ में जंप करेगा। कहां पे जंप करेगा, PZ में। तो PZ में जब ये जंप करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, कितने अनपेयर्ड है 4, इसलिए 4 कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4। अब अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लाना चाहे तो एक यहां ला सकता है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो ये बन जाएगा मीथेन। क्या बन जाएगा ये, मीथेन। तो यहां पे तुमको हम बता रहे थे ग्राउंड स्टेट और हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज पढ़ोगे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो क्या कहता है कि अगर कोई दो एटम आपस में कंपाउंड बनाना चाहे तो उसको, या बॉन्ड बनाना चाहे तो उसको एक्साइटेड होना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में आना पड़ेगा। दे कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आनी पड़ेगी। तो अब ये तुम्हारा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, इसका है तुम्हारा 2 और 4, और ये हो गई इनका न्यूक्लियस। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा दुश्मन, यहां हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और यहां हो गया 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे समझना है कि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगती है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मैंने तुमको क्या बताया था पहला चैप्टर केमिस्ट्री में कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम। याद आया, अगर किसी एटम का साइज बढ़ेगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी एटम को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो यहां, मान लो कि कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सपोज करो, तो क्या होगा फिर, न्यूक्लियस के अंदर पूरे 6 के 6 प्रोटॉन होंगे, अरे होंगे ना, और इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा तो अब कितने बचेंगे 5। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, न्यूक्लियस और अपनी तरफ खींच लेगा। तो होती क्या है, यहां पर हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ज्यादा साइज छोटा है कार्बन का, छोटा साइज होने की वजह से यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है। और ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगने की वजह से, ज्यादा इसके आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से
कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता है, इसलिए कार्बन क्या करता है, दूसरे एटम के साथ शेयर्ड करता है। इसीलिए कार्बन के कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। तो तुम उसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि द साइज ऑफ कार्बन एटम इज स्मॉल ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, due to high ionization energy of carbon cannot lose the total 4 electrons, only shared with the other atom. That's why organic compounds are mostly covalent in nature. बोलो, आया समझ में यहाँ तक?